एसपी ड्रामा फिल्म्स हॉरर स्टोरी। समयपुर गांव के पास एक घनघोर जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर भी था। उस खंडहर में विभिन्न प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक झील भी थी। उस जंगल में एक सुरंग भी थी। उस सुरंग की लंबाई चौड़ाई कौन जाने कितनी थी और न जाने किस रास्ते को कहाँ जाकर मिलाती थी। उस जंगली क्षेत्र के चारों तरफ बोर्ड लगे हुए थे जिन पर लिखा हुआ था बिना परमिशन अंदर जाना वर्जित है। चूंकि देहात का एरिया था और जंगली क्षेत्र होने के कारण लोग वन विभाग के इस आदेश का पालन नहीं करते थे। जंगल के अंदर लकड़ी चुनने वाले लकड़हारे, मोहार यानी मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालने वाले लोग, शिकार करने वाले शिकारी, आसपास के गांवों के किसान भी अपनी भेड़ बकरियां, पशुओं के लिए चारा ढूंढने की फिराक में घूमते फिरते ही रहते थे। शेखर एक होनहार युवक था। उसे बचपन से ही जगह जगह घूमना और उन जगहों को अपने कैमरे में कैद करना और स्थानीय लोगों से उन जगहों स्थानों की बारीकी से जानकारी प्राप्त करना उसका पैशन था। उस जंगल से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक सड़क भी जा रही थी जो कई गांवों और कस्बों को शहरों से जोड़ती थी, मगर उस सड़क पर यातायात कम मात्रा में ही दिखाई देती थी। शेखर की मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक शेखर की मोटरसाइकिल एक चाय की दुकान पर आकर रुकी। शेखर ने कहा, चाचा एक गर्मा गर्म चाय जल्दी से बनाओ, और हाँ मुझे मिट्टी वाले कुल्हड़ में ही देना, क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने का मौका कभी कभार ही मिलता है। कुल्हड़ में चाय पीने से मिट्टी की इतनी प्यारी सुगंध आती है कि चाय पीकर चुस्ती फुर्ती के साथ साथ दिल भी गदगद हो जाता है। चिंता काहे करते हो बबुआ, हमारी चाय एक बार पीकर जाओगे, हम सांची कहते हैं, बार बार आओगे। चाय पीने के पश्चात शेखर ने पूछा, चाचा यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झाड़ियों का घनघोर जंगल है, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं आप? बबुआ हम तो सिर्फ इतना जानत है कि टीका टीक दोपहरी में और दिन छुपते ही इस बीहड़ जंगल में घूमना फिरना मुसीबत को पालना है। ऐसी क्या बात है चाचा? हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं भैया, हमने तो यूं ही सुना है कि जंगल के बीचों बीच कोई ससुरी पुरानी हवेली है जो कि टूटी फूटी पड़ी हुई है। यदि कोई व्यक्ति ठीक दोपहरी या रात काल में उस हवेली में घुसता है तो रुक क्यों गए चाचा, फिर क्या होता है, बोलिए ना। क्या बोलें बबुआ, हमारी इस दुकान पर लोग चाय पीने आते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। जब कभी भी इस जंगल पर चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि जंगल की पुरानी हवेली में यदि कोई भूला बिसरा प्रवेश कर जाए तो वो फिर किसी ने वापस आते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों चाचा? ऐसा इसलिए माना जाता है कि उस हवेली में किसी खतरनाक प्रेत आत्मा का साया निवास करता है। इससे आगे हम और कुछ नहीं जानते बाबू, हमें अब अपना धंधा करने दो, मेहरबानी करके हमारा और वक्त ज़ाया मत करो। फिर क्या शेखर ने अपनी मोटरसाइकिल जंगल की तरफ दौड़ा दी। चंद ही पलों में शेखर जंगल के मुहाने पर जा पहुंचा। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही शेखर को घुंघरुओं की छन छन सी आवाज सुनाई दी। शेखर ने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल के दरमियान शेखर को जो भी सीन पसंद आता वह उसे अपने कैमरे में कैद कर लेता। सहसा ही शेखर की नजर एक अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ी जो निर्भीकता से बेखौफ अकेली ही चली जा रही थी। जैसे ही वह
शेखर के करीब आई, बोली, कहाँ चले जा रहे हो? आप इतनी धुन में हैं। नौजवान युवक, क्या तुम्हें पता नहीं ये जंगल किसी अजनबी इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? यहाँ आए दिन युवक गायब हो जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि कहाँ चले जाते हैं। कोई कहता है कि प्रेत आत्मा उठा ले गई, कोई कहता है कि कोई जंगली जानवर मार कर खा गया होगा। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर बात क्या है। ऊपर वाला ही जाने। कोई कहता है कि हवेली में कोई जादूगरनी की प्रेत आत्मा है जो लोगों को तोता बना देती है और हवेली में ही कैद कर लेती है। तो क्या अम्मा आप यहाँ ऐसे ही घूम रही हैं? मुझे लगता है आपसे वह दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं कहती। क्या आप उसकी पूजा पाठ करती हैं? अरे बेटा, हम तो सिर्फ यहाँ से दिन छुपते ही निकलते हैं। पूरा दिन तो हमारा यहीं बीतता है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, भेड़ बकरियों के लिए पेड़ों की टहनी और पत्तियाँ ले जाते हैं। हमारा तो अभी तक काम तक नहीं पिराया बेटा। और फिर सुना है कि यहाँ पर जो भी हवा का चक्कर है वो सिर्फ जवान लोगों को ही अपना शिकार बनाती है, बुजुर्ग और बच्चों से तो छेड़ती तक नहीं। अरे भैया, कल परसों की बात है। एक युवक अंदर जो नदी बह रही है वहाँ मछली पकड़ने आया था, तो उसे अचानक न जाने क्या सूझा कि वो पुरानी हवेली की ओर गया। सुना है वो बेचारा फिर कहाँ गायब हो गया, कौन जाने। बेचारे को धरती निगल गई या फिर आसमान सटक गया। सतर्क रहना भैया, सावधान रहना भैया। बाकी अपनी मर्जी के मालिक तुम खुद हो। फिर शेखर थोड़ा आगे बढ़ गया तो क्या देखता है कि एक युवक पेड़ की टहनी के नीचे एक पत्थर पर कुछ चूड़ियां, चुनरी और श्रृंगार का कुछ सामान चढ़ा रहा था और बोल रहा था, हे देवी मैया, मुझ पर आशीर्वाद कीजिए। मेरे पड़ोस में, अड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, यहाँ तक कि सभी नाते रिश्तेदारों में भी मेरी उम्र के सभी लड़के लड़कियों की शादियां हो गईं। वे सभी बाली बच्चेदार हैं, परंतु मेरे अभी तक किसी ने दांत तक नहीं देखे हैं। देवी माँ, मुझ पर दया कीजिए। अगर मेरी भी शादी हो गई होती तो आज मेरे बड़े बड़े बच्चे होते, मेरी भी पत्नी होती जिसके साथ मैं अपने सुख दुख बांट सकता। शादी के बाद पुनः मैं और मेरी धर्म पत्नी आपके दर्शन करने आएंगे। यह दृश्य देखकर शेखर आगे बढ़ता गया। क्या देखता है कि एक मरघट में एक बाबा काले कपड़े पहनकर चिताओं के बीचों बीच बैठकर तंत्र विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। यकायक एक ट्रक मरघट के मुख्य द्वार के पास आकर रुका। ट्रक में से 8-10 व्यक्ति लदर पदर उतरकर बेग से मरघट में प्रवेश कर गए। शेखर ने देखा कि 30 या 40 मिनट में ही उन व्यक्तियों ने पूरे ट्रक को धोती, साड़ी, शॉल, लोई, चद्दर, अंगोछा, सफेद और लाल कलर के कपड़े, बांस के बंडल, लकड़ी के टुकड़े आदि सामग्री से भर डाला। ये मैं क्या देख रहा हूं ड्राइवर साहब? उल्टे बांस बरेली, अर्थात मरघट से कफन, अर्थी, लकड़ी ट्रकों के ट्रकों घरों में वापस हो रहे हैं। ये कैसी कुरीति समाज में जन्म ले रही है? ये कलयुग है मेरे भाई। अब इंसान वो नहीं जो मान्यताओं और रीति रिवाजों के खातिर धन संपत्ति का नाश होते हुए देखता रहे। अब इंसान इतना चतुर और चालाक हो गया है कि उसकी सोच ये बन चुकी है कि जिन वस्तुओं को समाज में एक बार प्रयोग करने के बाद परंपरानुसार नष्ट कर देना चाहिए, मनुष्य उन वस्तुओं को दोबारा रिसाइकिल करके धन अर्जित करना चाहता है। उसी सोच का नतीजा है मुर्दे की अंतिम क्रिया की सामग्री का पुनः मार्केट में नए सिरे से फिर से बिकना। अब वो दौर नहीं, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आजकल का दौर है फास्ट फूड को नाश्ता बनाओ, जंक फूड से भूख मिटाओ, चाहे जैसे भी पैसा कमाओ, ऐश आराम से जीवन बिताओ। ऐसा बोलते ही ड्राइवर ने ट्रक को तेज रफ्तार से सड़क पर डाल दिया। शेखर फिर आगे बढ़ा। उसे फिर घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी।
शेखर को ऐसा लगा कोई परछाई मरघट से निकलकर जंगल की ओर भाग रही हो। एक बार तो शेखर का दिल दहशत से घबरा गया। उसने अपने आप को संभाला। शेखर के ठीक सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। वह समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, परंतु शेखर ने हिम्मत ना हारी। वह आगे बढ़ता ही गया। शेखर ने देखा कि एक व्यक्ति कुत्तों को सुरंग की ओर दौड़ा रहा था। शेखर ने कहा, भाई, आपने ये कुत्ते इस सुरंग के अंदर दौड़ा दिए, ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वह व्यक्ति बोला, ये हमारे कुत्ते हैं, कोई आम कुत्ते नहीं। ये खतरों से नहीं डरते। देखना, अभी चंद मिनटों में ये हमारे लिए किसी शिकार की व्यवस्था करके वापस आएंगे। परंतु अजनबी इंसान, आप ये दहशत भरी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो, मेरे कुत्ते शिकार पकड़ भी लाए। आज हमारे डेरों पर इसी के मीट की दावत उड़ाई जाएगी। ये क्या भैया, इतनी बड़ी छिपकली? अरे भाई, ये तो विषकपरिया है। इसका कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। तुम इसे कैसे पचा लेते हो भाई? ये विषकपरिया नहीं, गो है भाई। ये विषकपरिया होती तो मेरे कुत्ते कभी इसे पकड़कर लाते नहीं। जानते हो, 100 मीटर की दूरी से ही ये सूंघकर पहचान लेता है कि किस जगह कौन सा जानवर क्या कर रहा है। अरे भाई साहब, हमारे गुरुजी के पास तो एक ऐसा भी कुत्ता है जो 1 किलोमीटर के जानवर और उसकी मुद्रा का पता लगा लेता है, और जब तक उस जानवर की पूरी स्थिति की जानकारी नहीं निकाल लेता, वो चैन से बैठ नहीं सकता। भाई, आप मुझे अपने गुरुजी के पास ले चल सकते हो? वो क्यों? वो इसलिए कि तुम अभी अभी उस हवेली में से निकलकर आए हो, एकदम सुरक्षित हो। सुना है लोग तो उस हवेली में से फिर वापस ही नहीं आते, क्योंकि वो भूत बंगला है। क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ होगा भी तो गुरुजी के द्वारा दिया हुआ ये ताबीज है ना मेरे पास। बस इसी ताबीज के लिए ही मैं आपके साथ चल रहा हूँ। गुरुजी, मुझे एक ताबीज चाहिए। क्या आप हमारी कुल देवी के आगे माथा टेक सकते हो बालक? शेखर सोचने लगा, लोगों की भलाई के लिए, मासूमों की जान माल की रक्षा के लिए मैं किसी के भी आगे मत्था टेक सकता हूँ। दूसरे ही पल शेखर ने अपना मुंह खोला और बोला, मैं तैयार हूँ गुरुजी। गुरुजी ने तुरंत शेखर के गले में ताबीज पहना दिया। गुरुजी, लोगों की भलाई के लिए आप इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। ठीक है बेटा, हम आपके साथ हैं। इस नेक काम में आप किस प्रकार की मदद हमसे चाहते हैं? गुरुजी, जब तक कि मेरा ये सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, आप अपने स्पेशल कुत्ते के साथ मेरे साथ चलें, ताकि आपका सहयोग पाकर मैं अपने इरादों में कामयाब हो सकूं। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। शेखर ने हवेली में सीसी कैमरा फिट कर दिया और गुरुजी के कुत्ते के गले में ट्रेल कैमरा बांध दिया। गुरुजी ने कुत्ते के सर पर हाथ फिराकर कुछ मंत्र सा पढ़ा और कुत्ते को सुरंग के अंदर प्रवेश करा दिया। आइए गुरुजी, अब हम हवेली और उसके आसपास का नज़ारा आईपी कैमरा रिमोट व्यूइंग के जरिए आपके डेरों पर से ही इस स्मार्टफोन पर ही देखेंगे। शेखर और गुरुजी ने स्मार्टफोन पर देखा कि एक जवान युवक जैसे ही हवेली में प्रवेश करता है, एक खूबसूरत सी युवती पायल छनकाती हुई उसके आसपास आती है, हंसती है, मुस्कुराती है, इतराती है, बल खाती है, युवक को अपने मोह में फंसाकर सुरंग के अंदर ले जाती है। गुरुजी, अब इस हादसे की अगली कड़ी हम तभी पता कर पाएंगे जब आपका कुत्ता सुरंग से बाहर आ जाएगा। बेटा, तुम चाहो तो मैं कुत्ते को अभी तंत्र विद्या के माध्यम से बाहर बुला सकता हूँ। नहीं गुरुजी, आप कुत्ते को शाम को बुलाना। शाम हुई, गुरुजी ने फिर मंत्र पढ़ा। कुछ ही मिनटों में कुत्ता गुरुजी और शेखर के पास आ पहुंचा। शेखर ने कुत्ते के गले से कैमरा निकाला और चेक किया तो चलचित्र देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वह खूबसूरत सुंदरी जो उस युवक को अपने मुंह में फंसाकर ले गई,
आगे जाकर वह एक दहशतगर्द चुड़ैल के रूप में बदल गई और उस युवक को एक खूंखार टाइगर की गुफा के पास उठाकर ले गई और टाइगर ने कुछ ही क्षणों में युवक के शरीर से पूरा गोश्त उतारकर कंकाल में बदल दिया। शेखर बोला, तो ये बात है कि इस सुरंग में से जो भी मनुष्य गायब होता है इस चुड़ैल के माध्यम से टाइगर का आहार बनता है। गुरुजी, मैं पुरातन विभाग और वन विभाग में अर्जी लगाऊंगा कि इस पर कुछ ठोस कदम उठाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकें। शेखर के द्वारा की गई ये पहल रंग लाई। वन विभाग और पुरातन विभाग ने हवेली को तोड़कर उस स्थान पर शेरावाली माता का भव्य मंदिर बनवा दिया और सुरंग के मुहाने के आसपास पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर पुलिस विभाग से दरख्वास्त करके एक पुलिस चौकी भी बनवा दी। माता के मंदिर में आसपास के गांवों के लोग पूजा पाठ करने आने जाने लगे। कुछ ही दिनों में वहां माता रानी के भक्तों का भीड़ इकट्ठा होने लगा और हमेशा के लिए उस स्थान से दहशत नाम की खौफ लोगों के दिलों से छूमंतर हो गई। कभी लोग जिस जगह पर जाने से डरते घबराते थे, आज लोग शेखर नाम के समाज सेवी युवक की पहल से वहां जाने के लिए तत्पर रहने लगे।